देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। अगर आपको भी आगे बढ़ना है तो आपको भी बदलना होगा। ईटी नाउ स्वदेश पर हम आपको दिखाते हैं ऐसी ही कहानियां। इस बात में कोई शक नहीं कि आने वाला जमाना इलेक्ट्रिक व्हीकल का है और धीरे धीरे ईवी को लेकर लोगों की दीवानगी भी दिखने लगी है, जिस पर मार्केट की भी नजर है। और यही वजह है कि कई कंपनियां भी अब इस इलेक्ट्रिक व्हीकल थीम के साथ जुड़ना चाह रही हैं। आपको बता दें, ऑल्टग्रीन और इलेक्ट्रा ईवी जैसी कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में काफी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। मुंबई में पब्लिक पार्किंग स्पेस में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन लगाने की तैयारी है, तो वहीं दिल्ली में सरकार ने कैब सर्विसेज देने वाली कंपनियों और डिलीवरी सर्विसेज की फ्लीट में मार्च 2023 तक 50% नए 2 व्हीलर्स और 25% नए 4 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक होने के निर्देश दिए हैं। कारण कई हैं, लेकिन बात साफ है कि ईवी ही भविष्य है। यही वजह है कि भारत में बड़ी से लेकर छोटी कंपनियां भी इस पर फोकस कर रही हैं। भारी उद्योग मंत्रालय के मुताबिक देश की सड़कों पर कुल 9.5 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल दौड़ रही हैं। 31 जनवरी 2022 तक के डेटा के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 3.25 लाख, दिल्ली में 1.25 लाख और कर्नाटक में 82,000 ईवी हैं। वहीं बिहार और महाराष्ट्र भी टॉप 5 में शामिल हैं। सरकार ने ईवी को बढ़ावा देने के लिए इन पर जीएसटी भी 12% से घटाकर 5% कर दिया है, तो वहीं चार्जिंग स्टेशन के लिए भी जीएसटी 18% से घटाकर 5% पर लाई गई है। ईवी को मिल रहे लगातार पुश का ही असर है कि अब दिग्गज कंपनियां भी ईवी बनाने वाले स्टार्टअप्स में निवेश कर रही हैं। हाल ही में ईवी सॉल्यूशंस बनाने वाली कंपनी ऑल्टग्रीन में रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ 4 वेंचर कैपिटल्स ने मिलकर 300 करोड़ रुपए का निवेश किया है। ऑल्टग्रीन का दावा है कि उनका प्रोडक्ट लॉजिस्टिक कॉस्ट में 54% की कमी लाता है, तो वहीं रनिंग कॉस्ट 1 रुपए से भी कम होती है। कंपनी कमर्शियल इस्तेमाल वाली 2, 3 और 4 व्हीलर्स के लिए सॉल्यूशंस बनाती है। वहीं इलेक्ट्रा ईवी कंपनी टाटा नैनो से लेकर टिगोर और ई बसों के लिए ईवी पावर ट्रेन बनाने का काम कर रही है। इलेक्ट्रा ईवी के फाउंडर रतन टाटा ने खुद भी ऐसे ही एक इलेक्ट्रिक नैनो की सवारी की। दरअसल कंपनी बैटरी पैक्स, ट्रैक्शन सॉल्यूशंस, ट्रैक्शन यूनिट्स, ऑनबोर्ड चार्जर, व्हीकल चार्जर्स जैसे प्रोडक्ट्स बनाती है और डिजाइन एंड डेवलपमेंट से जुड़े कई सर्विसेज भी मुहैया कराती है। इलेक्ट्रा ईवी का दावा है कि वित्त वर्ष 2020 में भारत में जितने भी ईवी 4 व्हीलर्स रहे हैं, उनमें से 25% से ज्यादा में कंपनी का ही पावर ट्रेन इस्तेमाल हुआ है। फेम 2 पॉलिसी के जरिए सरकार लगातार ईवीज को बढ़ावा दे रही है। साथ ही ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स के लिए लाई गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव में भी ईवी के लिए अगले 5 साल के लिए 25,938 करोड़ रुपए का आवंटन भी शामिल है। सरकार का कहना है कि ईवी की ऑन रोड कीमत भविष्य में डीजल और पेट्रोल कारों से सस्ती होगी, जो इसे लोकप्रिय और एनर्जी एफिशिएंट बनाएंगी। खुशबू तिवारी की रिपोर्ट, ईटी नाउ स्वदेश। इलेक्ट्रिक व्हीकल के सुनहरे भविष्य को देखते हुए ऑल्टग्रीन और इलेक्ट्रा ईवी जैसी कंपनियां भी इस सेक्टर में काफी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। क्या है उनकी फ्यूचर प्लानिंग और कैसा है उनका अब तक का रिस्पांस, इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऑल्टग्रीन के फाउंडर और सीईओ अमिताभ सरन और इलेक्ट्रा ईवी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समीर याग्निक। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। अमिताभ जी, सबसे पहले आपसे ही सवाल पूछना चाहूंगी। सरकार ईवी को काफी बढ़ावा दे रही है, चाहे फेम किस तरह के पॉलिसीज हो, पीएलआई हो या फिर अन्य इंसेंटिव्स हो, और सब्सिडी स्कीम्स पर भी काफी हद तक फोकस है। आप इन सब को कैसे देखते हैं? गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हमेशा जरूरी होता है, नॉट जस्ट इन इंडिया बट कहीं भी आप देखेंगे दुनिया के किसी भी कंट्री में जहां ईवीज अच्छा परफॉर्म किए हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वहां हर जगह गवर्नमेंट इंटरवेंशन जरूरी होता है। इंडिया में भी फेम सब्सिडी जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई थी, बहुत अच्छा उसका इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि उसी से कुछ कंपैटिबिलिटी आ पाई डीजल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। नहीं तो प्राइस डिफरेंस बहुत ज्यादा था, तो इस सब्सिडी की वजह से कुछ बेटर हुआ। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और भी स्कीम्स अनाउंस करी हैं। देयर इज सम इंटरेस्ट सबवेंशन, स्टेट गवर्नमेंट्स ने सब्सिडीज अनाउंस करी हैं, पीएलआई स्कीम
लॉन्च करी है। ऑल दीज आर वेज, तरीके हैं कि किसी तरह से ये जो गैप है ये ब्रिज किया जाए। देखिए आज की तारीख में भी ये गैप अगर आप कॉस्ट के हिसाब से लेंगे, सिर्फ व्हीकल प्राइस के हिसाब से लेंगे, तो अभी भी थोड़ा फर्क है। लेकिन क्योंकि डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और डीजल की अगर आपका 3 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, तो आपको, मैं कमर्शियल व्हीकल्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि उस सेगमेंट में हम लोग ऑपरेट करते हैं, वहां पे आपको ₹3.5 से लेके ₹7.5 तक प्रति किलोमीटर डीजल पड़ता है। यही चीज इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपको 60 पैसे से लेके 90 पैसे तक की पड़ जाती है, तो बहुत फर्क है। लेकिन जिसको हम लोग स्टिकर शॉक बोलते हैं, कोई आदमी देखता है कि अच्छा 3 लाख की जगह आपकी 4 लाख की गाड़ी है, अच्छा इतना फर्क है। अब वो दूसरी बात है कि 8 साल में उसे 1 लाख का डिफरेंस नहीं, उसको 4 लाख का फायदा होगा क्योंकि उसको बहुत कम स्पेंड करना पड़ रहा है। लेकिन ये जो फर्स्ट इनिशियल शॉक जो है, इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडीज बहुत आवश्यक हैं एंड गवर्नमेंट की पॉलिसीज ने बहुत हद तक इसमें मदद करी। बिल्कुल समीर, इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी कई सारी बारीकियां लगातार हम देख रहे हैं, स्टार्टअप किस तरह से यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं भी हम जान रहे हैं, लेकिन ईवी से जुड़ी सरकारी स्कीम से आपको कितना फायदा हो रहा है? देखिए, हम लोग जहां तक इलेक्ट्रा ईवी का सवाल है, हम लोग काफी हद तक इस पर निर्भर हैं कि गवर्नमेंट हमको प्रोत्साहन और पुश दे थ्रू फेम 2, चाहे वो PLI स्कीम हो आगे जाके, क्योंकि हम जिस एरिया में काम करते हैं, जिस क्षेत्र में काम करते हैं, वो प्राइमरली फ्लीट मार्केट है। फ्लीट लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, नॉट द पर्सनल सेगमेंट, मतलब पर्सनल सेगमेंट में नहीं है हम लोग। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छा था कि गवर्नमेंट ने ये पुश किया। शुरू में तो पुश था, लेकिन अब ये पुल है, क्योंकि चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे वो लोगों को आना जाना हो, कुछ लोग पर्सनल गाड़ी मतलब खरीदना चाहते हैं, कुछ लोग दे वांट टू कंटिन्यू टू मतलब फ्लीट यूटिलाइज करें इन अ बिग वे। सो हमारा जो फ्लीट बिजनेस है वो पिछले 6 महीनों में एकदम स्काई रॉकेट कर गया है, बहुत ऊंचाइयों से बढ़ रहा है। अब हमारा ये रहेगा, हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम फेम या PLI या जो भी आए, उसको अगर आए तो लोगों को फायदा दें, लेकिन अगर न भी आए या कम आए या जो भी आए, तो भी हम सस्टेन कर पाएं और जो फ्लीट बिजनेस है उसको केटर कर पाएं। इसलिए हमारा फोकस लोकलाइजेशन पे है शुरू से। बिल्कुल अमिताभ जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं आप लोगों का फोकस रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में कॉस्ट घटाया जाए, इसके लिए काफ़ी हद तक इनफैक्ट किसी भी तरह की नई चीज़ या नया इनोवेशन हम देखते हैं तो उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बेहद ज़रूरत पड़ती है। यहाँ किस तरह के रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स किए जा रहे हैं? देखिए, ये हिंदुस्तान के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बन रही हैं। अभी तक जितनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनी हैं हमारी कंट्री में, ज्यादातर किसी और देश के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए बनी है और फिर उनको हिंदुस्तान लाया जाता है ये बोल के, इंडिया लाके कि आप इनको यहाँ इस्तेमाल करिए। वो कुछ भी हो सकता है, वो चाइना हो सकता है, जापान हो सकता है, यूरोप हो, US है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो किसी और ज्योग्राफी के लिए बनाई गई है और फिर हिंदुस्तान में हमको एक्सेप्ट करना पड़ता है उसको। गलती वहीं शुरू होती है, इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इतनी बिक नहीं पाई हैं हिंदुस्तान में, क्योंकि हमारे कंट्री की नीड्स बहुत फर्क हैं। यहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है, पानी भर जाता है सड़कों पे, गड्ढे हैं, डस्ट है, पेबल्स हैं, पत्थर हैं, बहुत हाई टेम्परेचर्स होते हैं समर्स में, ड्राइविंग भी अनप्रोफेशनल होती है काफी हद तक, बहुत लोग ड्राइविंग स्कूल नहीं जाते हैं। कमर्शियल व्हीकल में तो शायद ही मैंने देखा हो कोई ड्राइविंग स्कूल गया है। तो इन सब के चलते जरूरी है कि ऐसी गाड़ी बनाई जाए जो कि डीजल के साथ कम से कम compete कर सकते, प्राइस में भी और परफॉर्मेंस में भी। ऑल्टीग्रीन का शुरू से, और ये हमारा नवा साल है, ऑल्टीग्रीन का शुरू से यही फोकस रहा है कि कैसे हम ये फाउंडेशन एलिमेंट्स जो हैं जिसके ऊपर की इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाई जा सकती है, जो मोटर है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो गियर बॉक्स है, जो सॉफ्टवेयर है, ये सब चीजें कैसे हिंदुस्तान के लिए बनाई जाए। और मैंने 2 चीजें आपको बताया, प्राइस एंड परफॉर्मेंस, दोनों पे फोकस होता है। ऐसा ना हो कि हम ऐसी गाड़ी बना दें जो कि एग्जिस्टिंग जो है, जो पेट्रोल, डीजल, LPG, CNG इन पे जो चल रहे हैं, उनसे हम कहीं कम रह जाएं।
हमें कम से कम उतनी परफॉर्मेंस तो देनी जरूरी है एट सिमिलर प्राइस पॉइंट्स। ये हमारा शुरू से फोकस रहा है, इसीलिए ऑल्टीग्रीन ने शुरू से R&D करी है। हमारी खुद की मोटर्स हैं, हमारा खुद का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स है, खुद का सॉफ्टवेयर है, खुद के गियर बॉक्स है। हम लोग को बनाना पड़ा ये सब नॉट आउट ऑफ चॉइस बट आउट ऑफ कंपल्शन, क्योंकि कैसे compete करेंगे, नहीं तो कैसे डिलीवर करेंगे डीजल के अगेंस्ट एक ऑल्टरनेटिव जो कि उस तरह की परफॉर्मेंस और प्राइस दे सके। तो कई जगह हमें काफी सारे R&D करना पड़ा। इट हैज टेकन अस 9 years, आपको समझ में आ रहा होगा, 9 साल लग गए हमको यहाँ तक पहुंचते पहुंचते। तो एक चीज तो यह है कि R&D के बहुत सारे एरियाज होते हैं, कोर R&D से लेके पूरी व्हीकल लेवल तक R&D करने के लिए। जैसे कि आज की तारीख में हमारी गाड़ी की फास्टेस्ट स्पीड है, सबसे बड़ी वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी है, सबसे ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है, सबसे ज्यादा रेंज है एक सिंगल चार्ज में। ये सब इसलिए दिए गए नॉट बिकॉज हम कहना चाहते हैं कि साहब ऑल्टीग्रीन नंबर 1 है इन चीजों में, नहीं। ये रिक्वायरमेंट थी आजकल की गाड़ियों की। आजकल जो डीजल एलपीजी सीएनजी चल रहे हैं वो कितने किलोमीटर दिन में चलते हैं, उतना अगर हमने नहीं दिया अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल से तो क्या फायदा। तो इसलिए R&D करके ये सब चीजें तैयार करेगी वो नंबर 1। आज की तारीख में हमने फोकस किया है लास्ट माइल ट्रांसपोर्टेशन, मतलब डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स फ्लीट्स के लिए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो क्यों किया ये चीज, इस वजह से नहीं किया क्योंकि हमें बहुत अच्छी लगती है कि हम छोटी ट्रक बनाएंगे बड़ा मजा आएगा, इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें पैसेंजर कार नहीं पसंद, नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये क्लियर है कि कौन सा एरिया सबसे पहले इमर्जिंग मार्केट्स मतलब हिंदुस्तान, साउथ एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ये मार्केट सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल कौन सी अडॉप्ट करेंगे, वही अडॉप्ट करेंगे जिसमें इनको मॉनेटरीली फायदा होगा, कमर्शियली इट विल मेक मोर सेंस। और ये चीज ग्राउंड अप होगी, ऊपर से नहीं होगी कि बहुत बढ़िया बहुत अच्छी गाड़ी बना दी और सब लोग देख के वाई वाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, कहीं ना कहीं तो ऑटो भी बन जाएगा। हमारे यहाँ इमर्जिंग मार्केट्स में बॉटम अप अप्रोच होता है, इसलिए सबसे पहले 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और स्मॉल कमर्शियल 4 व्हीलर्स, उस तरह की गाड़ियां सबसे पहले बनेंगी। लॉजिस्टिक्स में क्लियर है, एडवांटेज है, फिक्स्ड रूट होते हैं, फिक्स्ड डिलीवरी टाइम्स होते हैं, फिक्स्ड डिस्टेंस होता है अप्रोक्सीमेटली, ये सब चीजें फिक्स्ड होती हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बहुत अच्छी रहती है। तो हम लोगों ने अभी 3 व्हीलर में फोरे किया है, पैसेंजर में जाएंगे, 4 व्हीलर्स भी हैं, लेकिन वो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में ही। बिल्कुल समीर जी, कारोबार को समझने की कोशिश मैं कर रही थी और अगला सवाल यही है मेरा कि क्या फ्लीट बिजनेस में ही रहने की तैयारी है या फिर इसके अलावा भी कहीं और काम करने के बारे में योजना बनाकर चल रहे हैं आप? हमने शुरुआत जो है वो फ्लीट मार्केट से करी है, चाहे वो लोगों को मतलब यहाँ से वहाँ ले जाना हो या माल असबाब को लाना हो, तो लास्ट माइल, और चाहे वो उसको बोलिए जो पिकअप ट्रक्स होते हैं उसको बोलिए, चाहे जो भी बोलिए, वहां से हमारी शुरुआत हुई है। लेकिन हमने काफी काम किया है ऑन द पर्सनल सेगमेंट एज वेल, और मेरा जहां तक मानना है कि हम हर मार्केट में मतलब हम रहना चाहते हैं, लेकिन समहाउ क्या होता है कि जहां से कंपनी शुरुआत होती है वहां पे अगर आपने अच्छा दिखाया अपना प्रोडक्ट तो वहां प्रोत्साहन मिलता है। और ये बात है कि इतना ज्यादा डिमांड है कि सवाल ये उठता है कि अगर स्विच करें पर्सनल सेगमेंट में तो फिलहाल तो पहले इसको फुलफिल किया जाए, उसके बाद देखेंगे कि किस तरह से हम लोग जाएंगे। एंड अल्टीमेटली हमारे जो कस्टमर है वो हमको ले जाएंगे, वो हमको बताएंगे कि अब अब इस पे बिड करिए वगैरह, और हमारी कोशिश हर सेगमेंट में रहेगी। ज्यादा करके 4 व्हीलर में हम लोग जरूर 3 व्हीलर और 2 व्हीलर के बैटरी पैक्स को हम लोग बैटरी पे बहुत फोकस कर रहे हैं, और सिस्टम इंटीग्रेशन पे, यानी कि जितना ऑप्टिमली एनर्जी यूटिलाइज हो उतना बेहतर होगा पावर ट्रेन के लिए। तो एक तो पूरा पावर ट्रेन बोलिए वो हम लोग करते हैं, और एक बोलते हैं कि जितना बैटरी को ऑप्टिमाइज कर पाए, उसके हीटिंग को, उसके कूलिंग को, उसके कितना एनर्जी पर किलोमीटर देती है वो बैटरी पैक, उस पे हमारा फोकस है सिस्टम इंटीग्रेशन के ऊपर। तो ये नहीं है कि हम लोग खाली सिर्फ फ्लीट पे करेंगे, लेकिन हाँ हमारी शुरुआत और ग्रोथ यहीं पे हो रही है फिलहाल। अमिताभ जी, अगला सवाल मेरा आपसे होगा, अब तक आप लोग कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में ही हैं, क्या पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में भी एंट्री लेने के बारे में सोच रहे हैं? आगे चलकर प्लान्स क्या हैं?
हाँ, क्योंकि ये हमारा मानना है कि पैसेंजर व्हीकल्स में सेल्स होंगी, लेकिन वो सेगमेंट जो अभी छोटा है। हमारा मोटिवेशन क्या था? हमारा मोटिवेशन था कार्बन फ्री ट्रांसपोर्टेशन, टू रिड्यूस पोल्यूशन इन द एयर। पैसेंजर व्हीकल से उनका यूजेज इतना कम होता है कि उससे इतना इम्पैक्ट नहीं होता। वो गाड़ियां नई हैं, अच्छी गाड़ियां हैं। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट ऑन एयर क्वालिटी रिलेटेड टू रोड ट्रांसपोर्ट इज फ्रॉम कमर्शियल व्हीकल्स एंड दैट इज आवर नंबर 4। बिल्कुल ठीक कहा। समीर जी, आगे कौन सी और कंपनियों के साथ कोलैबोरेशंस की प्लानिंग करके चल रहे हैं आप, या OEMs के साथ काम करने की पूरी तैयारी है? हमारा प्राइमरी मार्केट OEM का होता है, क्योंकि OEM इट्स अ B2B बिजनेस, तो हम OEMs के साथ काम करते हैं। You'll have to excuse me कि हम बता नहीं पाएंगे आपको कि किस किस कंपनी से हमारा की बात चल रही है, लेकिन मोस्टली देयर OEMs ज्यादा करके 4-व्हीलर में हैं, लेकिन कुछ कुछ ऑफ हाईवे सेगमेंट में भी हैं। जैसे आप ले लीजिए बैकहो लोडर या ट्रैक्टर या जो भी हो ऑफ हाईवे, तो उसमें भी क्योंकि हम लोग खाली सिटीज में नहीं काम करना चाहते हैं, हम इसको प्रोलिफरेट करना चाहते हैं जगह जगह ऑल इंडिया। और वाई ऑल इंडिया ऑल्सो, अगर ये अच्छा बन गया तो वर्ल्ड वाइड हम डिस्ट्रीब्यूट थ्रू तो OEM करना चाहते हैं हमारा पावर ट्रेन। सो अनफॉर्चुनेटली स्पेसिफिक नाम मैं लेने से थोड़ा कतराऊंगा विद योर परमिशन, लेकिन कई लोगों से हमारी बात चल रही है, मोस्टली OEMs इन 4-व्हीलर। बैटरी पैक के लिए कई अलग अलग विभिन्न प्रकार के कस्टमर्स हैं, लेकिन जहां तक कि फुल पावर ट्रेन है वो या तो ऑफ हाईवे हो या ऑन रोड हो, लास्ट माइल हो, या पीपल सेगमेंट हो, या फिर पिकअप ट्रक्स हो। इसमें हमारा फोकस ज्यादा है। एक्चुअली फिलहाल हमारा कैपेसिटी जो है करने का फुलफिल हमको करना है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स का शॉर्टेज जो आपने सुना होगा, उसको फुलफिल करना है फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स। हमारा फोकस रहेगा कि जो बैकलॉग हमारे ऑर्डर्स हैं उसको हम पूरा करें, और साइड बाय साइड हम अपना पावर ट्रेन को और एफिशिएंट बनाएं और उस पर ध्यान दें, उस पर काम करें, ताकि मॉड्यूलर सॉल्यूशंस हम दे सकें ज्यादा करके ज्यादा कस्टमर्स को। तो ये फोकस है, लेकिन फिलहाल हमारे इतने ऑर्डर्स हैं कि हमको फुलफिल करने में ही 4 से 5 महीने, 4 से 6 महीने लग जाएंगे फिलहाल, मतलब उसको एक स्टेडी स्टेट में लाने में। अभी फिलहाल मैंने कहा है पिछले बारी भी कि हम लोग 100, 150, 200 बनाते थे, अब रिक्वायरमेंट आ रही है 1000 की, 1000 प्लस की, तो स्केल सडनली वो अलग हो गया है। तो उसको पूरा स्ट्रीमलाइन करने में ही हमको 4 महीने लगेंगे। चलिए, एक बढ़िया रिसर्च अब आपको बताते हैं। जब मार्केट क्रूड और दूसरी एसेट क्लास में मुनाफा हो रहा होता है, गोल्ड में गिरावट क्यों आ जाती है? चलते उत्कर्ष से समझ लेते हैं उनके ही अंदाज में। क्रूड प्राइस उड़, डॉलर उड़, मार्केट उड़, सोना उड़, कर गए ना गलती? यही तो नहीं करना था। जब सारी एसेट क्लासेस में पैसा बन रहा होता है, तब सोने के दाम नीचे जाते हैं। ऐसा क्यों? इसको समझने के लिए